दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज चैप्टर नंबर 11। तो इकोनॉमिक्स फाइनल ये पॉइंट है इसके अंदर, द फाउंडेशन ऑफ नेशंस प्रॉस्पेरिटी। वो हम जानते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ये दोनों का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं, इसीलिए इसको प्री रिक्विजिट माना जाता है। प्री रिक्विजिट यानी प्री रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी सेक्टर का, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल, उसका अगर डेवलपमेंट करना हो तो ये तो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें ये देखेंगे कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को हम इकोनॉमिक इंजन यानी डेवलपमेंट के इंजन की तरह से मानते हैं। तो पहले एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब टीचिंग एंड लर्निंग। अब यहाँ एक डेफिनेशन है 1 मार्क की पूछी जाती है, ह्यूमन कैपिटल। 1 मार्क का क्वेश्चन रिफर्स टू दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू विच फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, उसको डेवलप करना है। नाउ फिजिकल कैपेबिलिटीज डेवलप करना मतलब पहले मेंटली यानी काम सिखाना, और फिर ये कि काम कैसे किया जाता है। 10 इन्वेस्टमेंट मेड फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग ग्रूमिंग। ग्रूमिंग यानी डेवलपमेंट, किसी को बोलते हैं ना अपने संवारना निखारना, किसी काम के अंदर उसको डेवलप करना, दैट इज ग्रूमिंग। आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये ग्रूमिंग है ना, हेयर ग्रूमिंग क्रीम, बालों को सेट करने की क्रीम आती है ना, उसको हेयर ग्रूमिंग क्रीम बोलते हैं। डेवलप करना ना बोले तो अपने डेकोरेट करना। प्रोफेसर मार्शल राइट विथ रेफरेंस टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस एज फॉलोज कि एवरी जनरेशन जो इनहेरिट यानी अपने एंसेस्टर्स के पास से कुछ चीजें, जो टेक्नोलॉजी तो नहीं लेकिन कुछ थिंकिंग पावर लेके आती है, वही तुम्हारा ट्रू इनहेरिटेंस है। अगर फिजिकल वेल्थ दुनिया की डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन जो आइडियाज है उसको क्रिएट करने के, वो अगर डिस्ट्रॉय नहीं होते तो हम एकदम फटाफट रिसोर्सेज को रिट्रीव यानी वापस ला पाएंगे। बट इफ द आइडियाज themselves आर डिस्ट्रॉयड, the physical wealth will remain unutilized, and with time, such resources will be lost, and the world will be at the doorstep of poverty. तो यानी क्या लिखा है कि अगर आइडियाज है नहीं तो चाहे दुनिया की सारी वेल्थ खत्म हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आइडियाज खत्म हो गए तो वेल्थ जो भी है ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। तो फिर आइडिया अगर नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। In this situation, education, training, research, technology, knowledge, and standard of expertise influence level of development. अब किस तरह का एक्सपर्टीज है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपर्टीज। दस एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एजुकेशन से क्या होता है, तो देखो कितने फायदे लिखे गए हैं यहाँ पे, टोटल 9। बहुत इजी है ये पूरा टॉपिक है इजी है। सबसे पहले हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है एजुकेशन से, हम एलिजिबल होते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। सेकंड, एजुकेशन से इंसान की एबिलिटी आइडियाज को एक्सचेंज करने की और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जो हमारी एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। देन आफ्टर इंडिविजुअल को प्रॉफिटेबल डिसीजन खुद वो ले पाता है, और कंजीनियल एटमोसफियर, कंजीनियल का मतलब फेवरेबल एटमोसफियर गुड लाइफ के लिए। देन अगर एजुकेशन है तो मेक्स अ पर्सन efficient enough to utilize the opportunities that are generated in the society through development। यानी हमें ने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हो सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमारी क्वालिफिकेशन मांगती है, और वो क्वालिफिकेशन एजुकेशन से आती है। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ट्रेनिंग देने के बाद लेबरर्स ज्यादा काम कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कैन बी गिवन थ्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज, जिसमें आपको किस तरह की मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सी है, कब यूज किया जाए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, ये सब बताया जाता है। थ्रू एफिशिएंट इफेक्टिव एजुकेशन अ पर्सन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल इश्यूज कैन बी इंक्रीज्ड। अब सोशल इश्यूज में क्या आता है, तो समाज में जितनी भी चीजें एवी जिसको बोला जाता है वो चलती है, या पॉलिटिकल अवेयरनेस ना हो, वो सब भी इसके एजुकेशन के जरिए से अपने कर सकते हैं। एंड इट इज essential to increase and expand education to make a person understand the environmental hazards and enable a society to create environmental balance and maintain the fertility of soil। पहले तो environmental hazards समझ में आते हैं कि
कौन से फर्टिलाइजर को कितना यूज करना है, इंसेक्टिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को कितना यूज करना है, वो पता चलता है। दूसरी बात, हमको ये भी पता चलता है कि नॉर्मल सिविक लाइफ के अंदर, यानी सिविल लाइफ के अंदर कैसे अपने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। थ्रू एजुकेशन अवेयरनेस कैन बी ब्रोथ रिगार्डिंग क्लीनलीनेस एंड हेल्थ, यानी इससे आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में समझ में आता है। ये तो बच्चे थे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर बताया जाता है कि किस तरह से हाथ धोने चाहिए, बराबर, रोज नहाना चाहिए, ये सब। Thus, after observing the development of advanced countries, it can be said that through education, efficient labor can be created who can contribute substantially to economic development of a country. यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर एडवांस कंट्री का डेवलपमेंट देखें ना, तो अपने देखते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज्यादा है। प्रेजेंट सिनारियो ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। जो भी एजुकेशन फैसिलिटीज है वो कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। पर उसको क्लासिफाई कैसे किया है? प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5 स्टैंडर्ड्स, अपर प्राइमरी एजुकेशन 6 to 8, सेकेंडरी 9 to 10, हायर सेकेंडरी 11 and 12, एंड कॉलेज एंड हायर एजुकेशन 12+। साथ में आईटीआई के प्रोग्राम्स भी 8+ स्टूडेंट के लिए होते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 to 14 ईयर्स, ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किया है 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर, फ्री कंपलसरी, एंड उसको उसके लिए किसके किसको रिस्पॉन्सिबल माना गया? स्टेट गवर्नमेंट, यानी गुजरात गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि गुजरात के अंदर सारे बच्चे जो 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के अंदर उनको पढ़ाई मिलती है कि नहीं मिलती, उसके लिए आरटी, राइट टू एजुकेशन, भी किया गया है। देन आफ्टर, ड्यूरिंग द एरा ऑफ प्लानिंग, किंडरगार्टन लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक डेवलपमेंट और एक्सपेंशन हुआ है। कैसे? तो 1.4 मिलियन प्राइमरी स्कूल 13-14 के अंदर थी, जिसमें 77 लाख टीचर्स, 7.7 मिलियन यानी 77 लाख टीचर्स वहां पे पढ़ाते थे। एंड गुजरात स्टेट, उन्होंने गुणोत्सव और प्रवेशोत्सव, ये 2 प्रोग्राम बनाए जिसमें मोर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट किया जाता है। 2013-14 के अंदर प्राइमरी एजुकेशन में जितने बच्चे होने चाहिए, जितनी पॉपुलेशन थी उसके अंदर से 93% बच्चे यानी एनरोल थे। दूसरी बात, एजुकेशन टू ऑल प्रोग्राम्स, यानी सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा मिले वैसा, एंड राइट टू एजुकेशन आर मीन्स टू स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल। ड्यू टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, द एजुकेशन सेक्टर हैज नॉट डेवलप्ड टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। Even today, the situation of primary education in small villages is a matter of great concern. 29% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 5th स्टैंडर्ड के बाद, यानी जितने पढ़ते हैं उसमें से 29% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 5th स्टैंडर्ड के बाद। मोर ओवर, इवन टुडे देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स। कितने सामने देखो, प्राइमरी स्कूल के अंदर ट्रेन टीचर्स, स्टूडेंट टीचर रेशियो 46:1 था, एंड अपर प्राइमरी में 34:1 था, यानी 34 स्टूडेंट्स के सामने एक टीचर। वैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर 15 के सामने एक होता है, तो हमारे वहां पे आधे से भी कम है समझो। 69% pupils were enrolled in secondary standards, जबकि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए खाली 25%, जितने पढ़ने के लिए एंट्री लेते हैं ना उसमें से खाली 25%। पर फिर भी लिटरेसी रेट देखो 1981 के अंदर 43.57, गुजरात में 44.92, एवरी टाइम गुजरात वाज अहेड। इवन टुडे इट इज अहेड 74 से 79, यानी मतलब ऑलमोस्ट 80% पीपल गुजरात के अंदर लिटरेट है। नाउ हेल्थ, द सेकेंड वन, WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने हेल्थ की डेफिनेशन दी है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कोई इंसान बीमार ना होना वही हेल्थ नहीं है, लेकिन साथ में या तो फिजिकल स्टेट होना या कि, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली काम करने के लिए फिट होना चाहिए, एंड सोशल वेलबींग, दैट मीन्स सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी हेल्थ ज्यादा अच्छी ने उतना प्रोडक्शन वो कर पाएगा। साउंड माइंड कैन बी इन अ साउंड बॉडी, एजुकेशन नर्चर्स द माइंड। देखो क्या लिखा है, एजुकेशन माइंड के लिए लेकिन हेल्थ बॉडी के लिए। तो नेशनल इनकम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक हेल्थ ऑफ द कंट्री, यानी जितने ज्यादा लोग बीमार नहीं होंगे ने
उतना ज्यादा नेशनल इनकम के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे कि अगर हेल्थ ऑफ द लेबर वो बराबर ना हो और वो बार बार बीमार पड़ता हो, तो जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अफेक्टेड होते हैं। प्रोडक्शन यानी ओवरऑल प्रोडक्शन यानी एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब पर हेड प्रोडक्शन। इफ द हेल्थ ऑफ द लेबर improves, automatically there will be growth in production. Improvement in health leads to increase in economic growth in three ways. अगर हेल्थ इंप्रूव होती है तो इससे तीन तरीके से फायदे होंगे। पहला फायदा क्या? एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो अगर तुम्हारे यहाँ पे 10 लोग काम करते हैं और 10 लोग ज्यादा काम करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगा ना, यानी आउटपुट इंक्रीज होगा। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को अपने बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे और इसका वेस्टेज कम होगा, राइट। जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह कब होते हैं? जब आप बराबर से फिजिकली फिट ना हो या मेंटली आप काम में ध्यान ना रखते हो तब। देन राइज इन इनकम्स ऑफ लेबर लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और अगर लेबर की इनकम बढ़ेगी तो इससे क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। देयर आर टू एस्पेक्ट्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। एक तो बैलेंस डाइट एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट। बैलेंस डाइट, बराबर से खाना मिलना चाहिए, हर तरह का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्री के अंदर 1951 के अंदर ओनली 32 ईयर्स है, 63.5 इन 2011। ये किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल फूड एंड गुड ट्रीटमेंट। सिमिलरली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी एक बच्चा जो जन्म लेता है 1 साल खत्म करने से पहले अगर वो मर जाता है तो इसको अपने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के अंदर इंक्लूड करें। इट वॉज 146। 146 in 1951, which fell to 44 in 2012. तो कितना हुआ? 146 से 44 यानी 102 कम हो गया। ये पर 1000 है, राइट। अब हेल्थ सिचुएशन, इवन 70% पॉपुलेशन हमारी विलेजेस में रहती है, लेकिन हॉस्पिटल्स विलेजेस में कितने हैं? टोटल हॉस्पिटल की ओनली 20% यानी 1/5। तो जितनी पॉपुलेशन उसके सामने हॉस्पिटल्स कम है रूरल एरियाज में। And there is a vast difference between the medical service in rural and urban areas. There is a shortage of specialized treatment in rural areas as specialists are not available, like child specialists यानी पीडियाट्रिस्ट नहीं है, विमेन स्पेशलिस्ट यानी गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थेसिस्ट यानी मतलब बेहोश करने वाले, ऑपरेशन से पहले एनेस्थेसिया देने वाले, eye specialist ophthalmologist like MD, MS, and such highly qualified doctors. Good treatment and timely treatment is not available for them. यानी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलती है। कई बार आपने देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं कि गांव से सिटी में हॉस्पिटल तक ले जाने से पहले ही यानी रास्ते में किसी इंसान की डेथ हो जाना। A healthy child cannot be born in an unhealthy mother। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से हेल्दी मदर का होना जरूरी है। इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल फूड 50% फीमेल जो 15 से 49 ईयर्स की एज के बीच में वो आयरन डेफिशिएंसी यानी एनीमिया क्रिएट करती है। ये मतलब खून की कमी होना, आउट ऑफ whom 19% die. This problem can be eliminated by the spread of education, expansion and spread of health services. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या बोलती है? देखो ध्यान देना कि इंडिया अपनी नेशनल इनकम का खाली 4.4% हेल्थ पे स्पेंड करता है। यूएस में 20.3%, चाइना में 12.5%। बट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज करे ये जो परसेंटेज है टोटल उसको इंक्रीज करे। There is a direct relationship between health and country's economic development, and thus government can build a healthy nation by expanding and extending health services to rural areas। यानी गांव-गांव तक अगर आप ये हेल्थ सर्विसेज को स्प्रेड कर पाओगे तभी डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। Now the next one is the electricity. Electricity can be considered as an important growth engine for economic development. In fact, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए चाहिए, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी और इंडस्ट्रीज के लिए भी। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सब रूरल एरियाज के अंदर डेवलप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के कारण हो पाई है। इन द सेम वे सिटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। 19
50-51 के अंदर खाली अपने 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते थे, बट नाउ 1,54,574 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड दिस फिगर इज ऑफ 2009 जुलाई। अब हो गया 13 साल, तो इसके अंदर तो प्रोडक्शन काफी बढ़ा है। Thus, within the span of 61 years from 1950-51 to 2011-12, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इंडिया ने, याद रखना, ये 7th पोजीशन है प्रोडक्शन में, और कंजम्पशन में 5th पोजीशन इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जितनी भी कंट्रीज है, उन सब कंट्रीज यानी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, उसमें से अपनी अपना रैंक आता है 7th प्रोडक्शन में, बट कंजम्पशन में 5th रैंक है, यानी अभी भी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज में है। दूसरी बात कि 4 वे से 2 मार्क का क्वेश्चन है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? थर्मल पावर यानी थ्रू कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थ्रू वाटर, न्यूक्लियर पावर थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी, अदर्स विंड मिल, बायोगैस, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। बहुत अलग अलग तरीके हैं। Apart from this, the government is consistently making efforts to make solar power more useful and people friendly. By giving subsidies for the purchase of solar cooker, solar geyser, it also encourages the use of solar panel. सोलर पैनल का यूज ज्यादा बढ़ा है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी आप खुद यूज नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट आपसे खरीद लेती है। एंड देन आफ्टर आपको आपके बिल के अंदर जितने यूनिट उन्होंने खरीदे उतने माइनस करेगी, बाकी के बचे हुए यूनिट आपके बिल के अंदर। अगर ज्यादा कंजम्पशन आपका है तो आपका बिल थोड़ा आएगा, और अगर आपका कंजम्पशन उससे भी कम है जितना आप जनरेट करते हो, तो आपके बिल के अंदर है ना, वो पैसे ऐड किए जाएंगे, यानी मतलब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बट बहुत डिस्क्रिपेंसी है इसमें, कि गवर्नमेंट आपसे खरीदती है 3-3.5 रुपए में, आपको बेचती है 7 रुपए में। समझ में आ रही है बात? यानी आपने जो प्रोड्यूस किया वही आपको बेचा जाएगा 7 रुपए। मुमकिन है। देखो, द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन, अच्छा ये भी ध्यान देना, आउट ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन 2012-13, 70% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, 16% विंड पावर, 2% न्यूक्लियर पावर और 12% फ्रॉम अदर सोर्सेज। Well, then after Indian government has been giving more and more encouragement for hydroelectric power and wind power than windmill, because there is no spread of pollution from both these sources. There is a faster progress in production due to above mentioned two sources. किसके कारण? विंड पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए आपको क्या चाहिए? किसी जगह पे रिवर के ऊपर अपने डैम बनाना पड़ेगा, और डैम बना के उसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज करेंगे अपने। And the use of electricity is predominantly seen in agriculture, industry, household, transportation, others, which is explained through following table. ये जो नर्मदा डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग इज दैट, जो प्रोड्यूस होती है उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो अप टू दैट टाइम जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डैम में से, उसी टाइम पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जब नर्मदा डैम जब फुल हो जाता है और उसमें से जब पानी छोड़ा जाता है, तो उस वक्त ऐसा होता है ना कि अपने कितने दिनों की एनर्जी पूरे गुजरात की नहीं, इंडिया की, अपने ने ऐसे ही फ्री में मिल जाती है। अपने फ्री में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके लिए कोई आपको बोले नहीं, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया डैम बनाने का, जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ, पर वो इन्वेस्टमेंट के बाद हमेशा वो जनरेट होती रहेगी जब तक वो पानी खत्म नहीं होता उसी डैम के अंदर भरा हुआ तब तक। तो ये तकरीबन, अगर गलत नहीं हूं मैं, तो 30-40 दिन तो है ना, इसी में से जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऐसा एक डैम नहीं है इंडिया में, बहुत सारे डैम्स है। तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक विदाउट एनी पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हाउस होल्ड में कितना यूज होता है देखो, 22%, एग्रीकल्चर में 18%, लेकिन सबसे ज्यादा 45%, ट्रांसपोर्टेशन में 2%। ये कैसे आया? रेलवे। एंड अदर पिल्फरेज, पिल्फरेज का मतलब लॉस। लॉस कैसे होता है? ये वायर जो है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, लेकिन कई बार क्या, कुछ गांव वाले या कुछ सिटीज के अंदर भी अपने एरियाज में देखते हैं लंगर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, बराबर ना? वो डायरेक्ट कनेक्शन जाए भी ना, ये बड़े लाइन में से आप ले नहीं सकते, ट्रांसफार्मर के अंदर से लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसको ट्रांसफॉर्म करता है। बाकी ये तो बहुत खतरनाक एनर्जी है, घर में ऐसे डाल दो, टीवी धड़ लेके उड़त जाए कि झटके में। तो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज डन बाय, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है,
स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। ग्रिड होती है इंडिया में, ग्रिड कॉरपोरेशन है, नेशनल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ये जो ग्रिड कॉरपोरेशन है ने, उसने नेशन को अलग अलग ग्रिड के अंदर डिवाइड किया है, और आपकी ग्रिड में कितना कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिल होता है इसका भी, और गवर्नमेंट को बिल देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट तो नहीं देती, लेकिन अब तो प्राइवेट कंपनी हो गई है, एमजीवीसीएल है, बराबर, मध्य गुजरात अपने यहाँ की, और उसके बाद में साउथ गुजरात भी है, नॉर्थ गुजरात भी है, सेंट्रल गुजरात भी है। तो प्राइवेट सेक्टर भी जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें अडानी पावर, रिलायंस पावर, बहुत सारी कंपनीज है उससे। चैलेंजेस फेस बाय इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि फुलनेस प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर आप उसको यूज नहीं कर पाते। सेकंड चैलेंज ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनफ नहीं है, हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। हमारा ग्रोथ रेट होना चाहिए 7 to 8% का, लेकिन वो कभी अचीव नहीं होगा। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपनी कैपेसिटी से कम है, यानी हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे लेकिन हम करते नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होना, थेफ्ट यानी चोरी होना इलेक्ट्रिसिटी की, ये सब भी बड़े चैलेंजेस है। Electricity production is also affected by factors like high cost, frequent power cuts, scarcity of coal. कोल नहीं मिलना, अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, 2-3 महीने पहले कोल खत्म हो गया था। कारण कि कोरोना में एक प्रोडक्शन कम हुआ उस टाइम पे माइंस के अंदर से, और दूसरा जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ गई, तो इसलिए ने स्टॉक नहीं था कोल का। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सेकंड रैंक आता है इंडिया कोल के प्रोडक्शन में। तो ये हालत है। तो जब अगर समझो कि दूसरी कंट्री हो तो हालत कैसी हो जाए। Railways. World over railways is considered to be a revolutionary development in the field of transportation. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप किया था रेलवे को इन इंडिया फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। इंडियन रेलवे ब्रिटिश रूल में 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुई, बॉम्बे और थाने के बीच में। 22 माइल्स थी, नॉट 22 किलोमीटर्स, 22 माइल्स इंटू 1.7 करने का, 1 माइल इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर लगभग, ऐसा बोला है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे, वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आया, और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया। तो पिछले साल 11th स्टैंडर्ड में ओसीएम के अंदर सीखा था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट प्रोमिनेंट, एक तो इंडिया पोस्ट और दूसरा इंडियन रेलवेज। उसके पीछे ना लिमिटेड लगता है ना कुछ, खाली नाम इंडियन रेलवेज। टुडे द स्पिरिट ऑफ रेलवे नेटवर्क स्टैंड्स टू बी द नंबर वन इन एशिया, और पूरे दुनिया में वो फोर्थ रैंक के ऊपर है। एक रेलवे, खाली एक इंडस्ट्री 14 लाख पीपल को डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जॉब देती है। वैसे 14 लाख पीपल को तो है ना डायरेक्टली जॉब मिलता है, इनडायरेक्टली तो ऐसा बोला जाता है कि 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है ये। उसमें सब आ गए, जो रेलवे स्टेशन पे बेचने वाले हैं, ट्रेन के अंदर काम करने वाले, ट्रेन के अंदर बेचने वाले, वो सब आ गए। In 2012, 8,200 million passengers travel and 970 million tons were transported by railways. The development of railways played an important role in India's economic development because industrialization and business has become faster because of occupational dynamism, which is due to faster movement of heavy machines. इंडस्ट्रियलाइजेशन रेलवे के कारण हुआ। ऑक्यूपेशनल डायनेमिज्म यानी कि आप ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकते हो जल्दी से, अगर आप चाहते भी हो ना तो। और रीजनल डायनेमिज्म, किसी एरिया का डेवलपमेंट, इसमें साफ्टी लिखा है, सेफ्टी है, स्पीड एंड सेफ्टी एंड कंफर्ट लेवल ऑफ ट्रैवल। और याद रखो, जो लेबर सप्लाई करते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा इसमें फायदा होता है। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे रिजल्ट इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर and it also enables the transportation of fertilizer, tools and other inputs from distant places to agriculture, and the agricultural produce is transported to the market। यानी बात ये बताई गई इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज का एग्रीकल्चर के वो बराबर से अपने कर पाएंगे, राइट। एंड देन आफ्टर इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज डेवलप्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, तो अपना फॉरेन ट्रेड भी डेवलप हुआ है रेलवेज के कारण। अ न्यू सेक्टर हैज डेवलप विच इज टूरिज्म। ये टूरिज्म इंडस्ट्री भी अपने दिवाली के टाइम पे देखते टिकट नहीं मिलती, समर वेकेशन में भी टिकट नहीं मिलती, रीजन यही टूरिज्म के कारण। ये ने प्रॉब्लम भी आगे आएगा कि हमें ने इतनी ट्रेन चला ही नहीं पाते जितनी जरूरत है। रेलवेज एक्टेड एज ए लिंक फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी देश की एकता को बढ़ावा देता है। ये कब की बात है पता है, जब इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी, तब रेलवे अगर नहीं होती ना तो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट इतनी ज्यादा जल्दी से नहीं हो पाती।
क्योंकि जो रिवोल्यूशनरीज थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के अंदर ट्रैवल करते थे। ये कहीं पे पढ़ा था मैंने कि अगर आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना हो तो वो टाइम पे 3 दिन लगते थे ट्रेन में भी। वेरी स्लो ट्रेन। Thus, it can be said that Indian Railways as an infrastructure facility has contributed, यानी तीनों सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उसने काम किया है। Hence, in the every 5 year plan, encouragement is being given to development of railways, और इसीलिए 5 year प्लान तो जाने दो, रेलवे का खुद का अलग से बजट भी बनता था पहले। अभी अपने जो यूनियन बजट है ना, उसी के साथ में रेलवे का बजट भी प्रेजेंट करते हैं। मोर मॉडर्नाइजेशन इज अंडरटेकन इन एवरी प्लान टू स्पीड अप द गेज कन्वर्जन। व्हाट इज गेज कन्वर्जन? पहले नैरो गेज ट्रेन होती थी। ये बड़ौदा में जो प्रताप नगर से ट्रेन चलती थी ना, वो सब नैरो गेज होती थी। ट्रेन स्कूल के पीछे से जो ट्रेन चलती थी वो सब कौन सी? नैरो गेज ट्रेन होती थी। लेकिन अब है ना, ये सब भी ब्रॉड गेज कर दी है। अभी नैरो गेज ट्रेन कहाँ पे चलती है? नो, नैरो गेज ट्रेन जो है ना इंडिया में अपने शिमला मनाली के, आई थिंक कहाँ, मैं भूल गया। तो वो जो ट्रेन चलती है वही खाली नैरो गेज है। नैरो गेज छोटी ट्रेन होती है, उसमें साइड का जो कंपार्टमेंट होता है, साइड की सीट्स नहीं होती है उसमें ना। More facilities are being created to make the rail travel safer. Modernization of railway station is being taken up for providing various facilities. Then railway compartment को more comfort लिखा, comfortable आएगा, और ज्यादा मॉडर्नाइज किया गया है कंफर्टेबल बनाने के लिए। More and more electrification of railway is taking place so that the travel can become faster. इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है। इंडिया में बहुत जगह पे, बहुत नहीं यानी वेरी फ्यू प्लेसेस आते हैं जहाँ पे रेलवे ने आज भी डीजल इंजन से चलती है। इसमें सबसे बड़ा है कोंकण रेलवे, साउथ इंडिया केरला तक जाने के लिए। थ्रू modernization, the work of increasing the speed of the train has already started so that the time taken to reach the destination for passengers and goods can be reduced. तो जितने टाइम में अपने पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन, बहुत कम हो गया ये। अभी दिल्ली जाना होने तो अपने, पहले तो मैंने बोला 3-3 दिन लगते थे, 10-11 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाए। टेल्गो एंड बुलेट ट्रेन आर फॉर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेन। ये एकदम फास्ट ट्रेन से, ये अब आएगी थोड़े टाइम में। इंस्पाइट ऑफ दीज एफर्ट्स, रेलवे को कौन कौन से, देखो तुमने मैंने जो बोला था वो, एक तो इनके पास टेक्नोलॉजी बराबर नहीं है। फैसिलिटी ऑफ रेलवे इज स्टिल इनसफिशिएंट, डिमांड ज्यादा है। मैंने बोला ना अभी कि जब ज्यादा डिमांड होती है तब ट्रेन बढ़ा नहीं सकते अपने, क्योंकि ट्रैफिक जितना होता है ट्रैक के ऊपर। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा भी नहीं है रेलवे के पास, और एडमिनिस्ट्रेशन बराबर से नहीं चलता है। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी फैसिलिटीज नहीं है। एंड रीजनल इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, यानी कुछ एरियाज में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, जैसे वेस्टर्न रेलवे जो है ना, वो सबसे अल्ट्रा मॉडर्न रेलवे, यानी हमारे यहाँ की बॉम्बे बिकॉज ऑफ। और इसके बाद में अपर नॉर्थ इंडिया की रेलवे ज्यादा अच्छी, और अगर आप मध्य प्रदेश और वो सब जगह पे जाओ ना तो बेकार। पेट्रोलियम, petroleum can be considered last year as an important source of energy. Moreover, it is a driving force for movement of all vehicles. कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करो वो पेट्रोलियम के बिना चलती नहीं है। However, we are dependent on imports because the production of petroleum is relatively limited in our country. पेट्रोलियम का इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हम, और हम डिमांड इतनी ज्यादा है ना, इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। और हमने पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल्स दोनों धीमे धीमे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका मतलब डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। इंडिया के अंदर सबसे पहला ऑयल रिजर्व फाइंड आउट हुआ था आसाम। नाम बताऊं प्लेस का? माकूम, MAKUM। रियलाइजिंग 1861 ईयर, कब? 1861 के अंदर। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ONGC। रिमेंबर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, लिखेंगे क्या? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, क्योंकि बाद में लिखा है पढ़ो बराबर से। Oil and Natural Gas Commission Limited was set up in 1959 and later the government converted into corporation, right? तो Oil and Natural Gas Corporation Limited बाद में नहीं लिखना है, only corporation, by intensified exploration of crude oil,
फिर देखो ओएनजीसी गुजरात में कहाँ पे, कड़ी, कलोल, अंकलेश्वर और बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई बॉम्बे से दूर है, और वो ऑफशोर ड्रिलिंग करते हैं पेट्रोलियम का। हैज बीन इरेक्टेड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना पेट्रोलियम के अंदर, वो सिर्फ 0.4% है। द एक्सटेंट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन एट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस राइज इन डिमांड shows that के पेट्रोलियम रिजर्व कुछ लिमिटेड ईयर्स तक ही चलेंगे। Hence, जो कंट्री दुनिया भर की है जो सीरियसली अब सोच रही है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स कौन सा, इन दिस डायरेक्शन रिसर्च प्रोग्राम्स आर बीइंग अंडरटेकन। इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड encouraging रिसर्च इन दिस डायरेक्शन। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने ज्यादा पॉपुलर हुए वो हम जानते ही है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, ये भी पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन वो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर कुकिंग गैस के लिए और व्हीकल्स को रन करने में सीएनजी चलता है ना। एंड द टोटल गैस प्रोडक्शन इन इंडिया इज ओनली 0.5%। दुनिया भर से कितना आता है, खाली 0.5%। बाय यूजिंग मोर नेचुरल गैस इट इज बिलीव दैट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड टू रिमार्केबल एक्सटेंट एंड इट शुड बी यूज्ड इंक्रीजिंगली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर व्हीकल ऑपरेशन। हमें ने याद रखो, ऐसा मानते हैं कि सीएनजी का यूज पेट्रोलियम से ज्यादा इको फ्रेंडली है, यानी मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट एंड हियर बाय अपना सिलेबस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट।